नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। वर्तमान में आधी दुनिया की चर्चा एक वैश्विक मुद्दे के रूप में सबके सामने है। यह चर्चा बहुत गहरे स्तर से सभी देशों में चल रही है। यह चर्चा अनायास नहीं चल रही है, बल्कि पिछले कुछ दशकों से आधी दुनिया ने चर्चा के लिए, सोचने के लिए, लिखने के लिए मजबूर किया है। आज प्रतिदिन पूरे विश्व में हजारों सेमिनारों, संगोष्ठियों में आधी दुनिया की बेहतरी के लिए, उन्हें स्वतंत्र और समाज में पुरुषों के बराबर हक दिलाने के लिए माहौल तैयार हो रहा है। प्रतिवर्ष कई फिल्मों में आधी दुनिया के साथ हो रहे अन्याय और बर्बरता के खिलाफ आम जनमानस को बताया जा रहा है। टीवी सीरियल्स भी अपने अपने धारावाहिकों के माध्यम से लड़ रहे हैं और समाज को यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यदि परिवार से ही आधी दुनिया का शोषण बंद हो जाए तो उन्हें उनका हक दिया जा सकता है। आधी दुनिया के उत्थान के लिए पुरुषों ने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, बल्कि पुरुषों ने आधी दुनिया के योगदान को हमेशा दबा कर रखा। सिर्फ कुछ नाम गिने चुने हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती इत्यादि, जिन्होंने आधी दुनिया पर हो रहे अत्याचार एवं कुप्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और इन्हें लोग नारीवादी के नाम से जानने लगे। आधी दुनिया के अतीत पर नज़र डालने से स्पष्ट होता है कि मानव विकास के प्रारंभिक कालों में आधी दुनिया की स्थिति बहुत अच्छी थी। वहीं उत्तरोत्तर कालों में स्थिति बद से बदतर होती चली गई। उदाहरण के लिए वैदिक काल में आधी दुनिया को पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। ऋग्वेद के अनुसार वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में बहुत सी विदुषी महिलाओं ने अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया। लोपा, मुद्रा, घोषा, सिप्ता, विश्वरा, गार्गी, मैत्रेयी आदि इस काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं थीं। प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि इस काल में लड़कियों का उपनयन संस्कार, गुरुकुल शिक्षा, अविवाहित लड़की को पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी, पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह की प्रथा थी, यानी पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे। शतपथ ब्राह्मण में नारी को अर्धांगिनी माना गया है। यदि हम वर्तमान की तुलना वैदिक काल से करें तो स्पष्ट होता है कि हमारा वर्तमान अतीत से कितना पीछे है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। प्रश्न यह उठता है कि हम बार बार इतिहास की दुहाई देते हैं, उससे सीखने का उपदेश देते हैं, लेकिन कभी इतिहास की उन बातों को, बराबरी के हक को अपनाने का प्रयास नहीं करते। उस समय इतिहास झुठला दिया जाता है। वर्तमान ने अतीत से सीखा नहीं, बल्कि उन ग्रंथों में लिखी गई बातों को गलत साबित करने की कोशिश भी करते रहे। यह पुरुषों के मस्तिष्क में बैठी वर्चस्व की सोच थी, जो इतिहास के स्वर्णिम कालों को अपनी बुद्धि के बल पर दबाते रहे। वैदिक काल के बाद का दौर आधी दुनिया के सामने एक ऐसा मोड़ लेकर आया, जहां आधी दुनिया के वजूद को दबाकर पुरुषों ने मनमाफिक शर्तें थोप दीं। उत्तर वैदिक काल में आधी दुनिया के अधिकारों को पुरुषों के बराबर दिए गए अधिकारों को छीना गया, यानी वेद पाठ की मनाही की गई, यज्ञ करने में प्रतिबंध लगा, पति को परमेश्वर मानने के लिए बाध्य किया गया, विधवा पुनर्विवाह का पूर्ण निषेध हुआ, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हो गई, लड़की पैदा होना अभिशाप माने जाने लगा। वैदिक काल की समानता की व्यवस्था दंभी पुरुषों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने अपनी बुद्धि से आधी दुनिया के लिए नियम बनाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर अवांछित शर्तें थोपने लगे। पुरुषों ने अपने आप को ईश्वर का दर्जा दे दिया और आधी दुनिया की जिंदगी के सारे फैसलों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। जिसने उनके फैसलों को मानने से इनकार किया, उन्हें पुरुषवादी समाज ने चरित्रहीन और समाज से निकालने का निर्देश दिया। अपनी भुजाओं के बल पर आधी दुनिया के अरमानों का हरण करने लगे। महिलाओं का विधवा होना पाप माना जाने लगा, यहाँ तक कि महिलाओं को ही अपनी मृत्यु का कारण समझा जाने लगा। लोग निकृष्ट नज़रों से देखने लगे। विधवा महिला को देखते ही सबके दरवाजे बंद हो जाते थे और सबकी नज़रें झुक जाती थी। बाल विवाह की प्रथा शुरू हो चुकी थी। जो लड़कियां 8 या 10 वर्ष की होती थीं, जो विवाह का अर्थ भी नहीं जानती थीं, उसे अपने से 8 या 10 वर्ष बड़े पुरुषों के हाथों में सौंप दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाने लगा कि यदि इन लड़कियों के अंदर सोचने और समझने की शक्ति पैदा हो गई तो फिर वे पुरुषों के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करती। मायके से लेकर ससुराल तक उसे नियम कानून पढ़ाया जाने लगा।
कि पति कुछ भी करे लेकिन तुम उसे परमेश्वर ही मानना, जिसके फलस्वरूप आधी दुनिया का दैहिक मानसिक शोषण होने लगा। धर्म ग्रंथों पुराणों को पढ़ने की मनाही हो गई। स्त्री को शूद्र के समान मानकर वैसा ही व्यवहार होने लगा जैसा शूद्रों के साथ होता था। बाद के समय में जो दार्शनिक और विद्वान पैदा हुए, उन्होंने अपनी बुद्धि से दुनिया को चलाया और वे जो कहते थे उसे लोगों ने अमृत वचन मान लिया। यह भी एक बड़ा कारण था आधी दुनिया के शोषण का। पुरुषों के वर्चस्व का सिलसिला यहीं नहीं रुका। वे तरह तरह आरोप लगाना जारी रखे। आधी दुनिया को स्वभाव से कामुक, नासमझ और चरित्रहीन का दर्जा दिया गया। यदि और आगे की बात की जाए तो मध्यकालीन युग में नारी शिक्षा का पूरी तरह लोप हो गया था। पर्दा प्रथा जोरों से चल रही थी। सती प्रथा जोर पकड़ने लगी। पर्दा प्रथा द्वारा पुरुषों ने स्त्रियों को बाहर की दुनिया देखने पर रोक लगा दी। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा जलाने का कार्य पुरुष समाज करता रहा और इसे जायज भी ठहराता रहा। कुछ लोग आधी दुनिया पर हुए या हो रहे अत्याचार के पीछे सबसे बड़ा कारण अर्थ को मानते हैं और इसके पीछे तर्क देते हैं कि आधी दुनिया अर्थ के लिए पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर थी, जिसके एवज में पुरुषों ने आधी दुनिया का शोषण किया। अगर इन तर्कों पर गौर किया जाए तो ये एक प्रश्न खड़ा होता है कि सामाजिक व्यवस्था में यदि अर्थ ही प्रधान है तो फिर मानव को सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी मानने की जरूरत क्यों आ पड़ी। तब तो अर्थ को ही सर्वोत्तम प्राणी मान लिया जाता तो कितना बेहतर होता, और तब मानव के इंसान या जीव नहीं, हाड़ मांस का बना एक पुतला मान लेना चाहिए था जिसकी चाबी अर्थ के पास रहती। यह बातें इसलिए कहना जरूरी है कि आधी दुनिया के ऊपर हो रहे अत्याचार सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि आज भी पूरे विश्व की लगभग 90% महिलाएं पुरुषों पर आश्रित हैं अपनी जीविका के लिए, और पुरुष वर्ग अर्थ की वजह से ही महिलाओं को सिर्फ अपने पैरों में पहने जूते के समान समझते हैं। यदि हम इतिहास के आधुनिक कालों की बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व से पहले भारत में आधी दुनिया की स्थिति बहुत दयनीय थी, परंतु अंग्रेजों के शासनकाल में थोड़ा सुधार हुआ। अंग्रेजों ने स्त्री शिक्षा, सती प्रथा का उन्मूलन संबंधी कार्यों में सुधार किया, लेकिन यह सुधार केवल कुछ उच्च वर्गों तक ही सीमित रहा। इसलिए स्त्रियों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। बाद के वर्षों में आधी दुनिया के विकास में महत्वपूर्ण रुकावट भारतीय समाज में व्याप्त ब्राह्मणवाद, आर्थिक पराधीनता, परिवार का पितृसत्तात्मक रूप, कन्याधन का आदर्श, कुलीन विवाह, बाल विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली और शिक्षा की वजह से आई। सामंतवादी मानसिकता ने समाज में अपनी पैठ इतनी गहरी बनाई कि उनसे निपटना वर्तमान समय में भी टेढ़ी खीर है। कुलीन विवाह ने दहेज प्रथा नामक एक और खतरनाक प्रथा शुरू कर दी है। इस प्रथा ने अपने साथ एक और खतरनाक प्रथा को जन्म दिया है जिसे कन्या भ्रूण हत्या के नाम से लोग जानते हैं। इसी प्रथा की वजह से मानव अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होने वाला है। बीते कुछ दशकों से लिंगानुपात में भारी कमी आई है, जिससे आने वाले भविष्य में सामाजिक असंतुलन पैदा होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और आधी दुनिया का शोषण बढ़ेगा। मनुष्य वैज्ञानिक दुनिया में बुद्धिमान तो हो गया, परंतु मानसिक स्तर गिर गया। वर्तमान में आधी दुनिया के शोषण के तरीके बदल गए। फिर भी वर्तमान समय यह जरूर आशा दिलाता है कि आधी दुनिया अब जाग चुकी है। कहीं न कहीं इसकी ध्वनि पूरी दुनिया को सुनाई पड़ी है। जरूरत है इसकी ध्वनि को बहुत दूर तक पहुंचाना और समाज के उस तबके तक ले जाना जहां चिराग अभी अंधेरा है। वर्तमान में आधी दुनिया की शिक्षित पीढ़ी से एक निराशा है कि उन्होंने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल उसके लिए नहीं किया जो अभी घरों से लेकर बाहर तक सताई जा रही हैं। आधी दुनिया की बेहतरी के लिए कोई रचनात्मक आंदोलन नहीं चला। यदि आधी दुनिया के वर्तमान समय के रचनाकारों की बात करें तो वे सिर्फ आत्मकथात्मक संस्करण, प्यार, बेवफाई, सेक्स से संबंधित घटनाओं को अपने लेखों, कहानियों और उपन्यासों का पात्र बनाती हैं। कोई भी महिला लेखक कभी दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्री शिक्षा, स्त्री अधिकार, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अपनी लेखनी नहीं चलाती। हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटने की ज़रूरत है जहाँ से आधी दुनिया के विकास की झलक दिखाई देती है, और उन पन्नों को दबाने की ज़रूरत है जो नकारात्मक है। संयुक्त राष्ट्र इसलिए आधी दुनिया को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक, वैशैक्षिक, सामाजिक आंदोलन खड़े करने की ज़रूरत है, और जब तक ऐसा आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता तब तक हम कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकते।